हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 16 जुलाई का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, सेडिशन लॉ कॉलोनियल, इज इट स्टिल नीडेड, कंसर्न ओवर मिसयूज सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया है कि कैसे सेडिशन लॉ का मिसयूज़ होता है और एग्जीक्यूटिव एजेंसीज की कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सेंटर को कि आप एक बार इस लॉ को देखें, क्या इसकी ज़रूरत है अभी भी इंडिपेंडेंस के 75 ईयर्स के बाद भी। ये कॉलोनियल लॉ है, ब्रिटिशर्स लाए थे फ्रीडम मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए, और इसमें बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को बुक भी किया गया था, जैसे कि महात्मा गांधी, तिलक। तो क्या 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद भी हमें इसकी ज़रूरत है? और उसके बाद अगर देखा जाए तो कन्विक्शन रेट बहुत ही ज़्यादा कम है, 2% से भी ज़्यादा कम कन्विक्शन रेट है। तो यहाँ पर सीजीआई ने ये बोला है कि कंसर्न ये है कि लॉ का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है, डिसेंट को क्वेल करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज इसका यूज़ करती हैं। कंटिन्यूएशन ऑफ दीज टाइप ऑफ लॉज आफ्टर 75 ईयर्स द गवर्नमेंट हैज़ रिपील्ड अ नंबर ऑफ लॉज नाउ। तो ये क्यों चल रहा है, ये सीजीआई ने पूछा है और इस पर एक बार वापस से देखने की ज़रूरत है, क्या इसकी ज़रूरत है या नहीं है। ही सेड इफ सम पार्टी डज नॉट वांट टू हियर द वॉइस ऑफ अनदर पार्टी, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि डिसेंट को क्वेल करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। केदारनाथ सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन को अपहेल्ड किया था, लेकिन अब वापस से इस केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के जजमेंट को रिविजिट करने की ज़रूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि सारे जो लॉज होते हैं उसमें एक प्रिजम्पशन होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन नवदेश सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का प्रिजम्पशन होता है कि सारे लॉज कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो सिडिशन में लगेगा ही नहीं, क्योंकि जो सिडिशन है वो ब्रिटिशर्स के टाइम में आया था, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बना है। तो इट डज नॉट अप्लाई टू प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज एज दोज लॉज हैव बीन मेड बाय फॉरेन लेजिस्लेटर और बॉडी। इसलिए केदारनाथ सिंह को एक रीविजिटिंग की ज़रूरत है। हम आगे चलते हैं, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। यहाँ पर सेकेंड न्यूज़ है, चाइना रेडी फॉर म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन ऑन इमरजेंसी इश्यूज वांग यी। अब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, अब यहाँ पे चाइना और इंडिया के स्टैंड कैसे डिफर है पहले हम ये देखते हैं। इंडिया का बेसिकली ये कहना है कि हमें फुल रिस्टोरेशन चाहिए, स्टेटस को चाहिए एलएसी के, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास। लेकिन चाइना ये बोल रहा है कि आप अपने बॉर्डर इशू को एक अप्रोप्रिएट पोजीशन में रख दो, बाकी हम अपने बायलैटरल ट्रेड के साथ आगे बढ़ते हैं। तो द डाइवर्जेंस इन अप्रोचेस, इंडिया वांट्स फुल रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस को। तो इंडिया चाहता है पहले स्टेटस को जैसा है वैसा हो, उसके बाद ही हम आगे बायलैटरल ट्रेड करेंगे। लेकिन चाइना ये कह रहा है कि आप बायलैटरल ट्रेड आगे करते रहो, वो सारी चीज़ें बॉर्डर वाली सॉल्व होती रहेंगी। India wants full restoration of status quo while China wants to put the border issue in an appropriate position and get on with other things. Has persisted for the last 14 months. तो जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बोला है, China was ready to seek a mutually acceptable solution to issues that require an emergency response through negotiation and consultation. तो वो नेगोशिएशन और कंसल्टेशन के साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी है। साथ ही उन्होंने ये बोला है कि बॉर्डर इशू को हमें एक अप्रोप्रिएट पोजीशन में रख देना चाहिए और बायलैटरल रिलेशंस, पॉजिटिव मूवमेंट और बायलैटरल कोऑपरेशन, इन सारी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पर इंडिया का स्टैंड क्लियर है कि पहले हमें स्टेटस को चाहिए एलएसी में। यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ है, एनएचआरसी सेज लॉ ऑफ रूलर नेम्स टीएमसी लीडर्स, मिनिस्टर थ्रेटन्स लीगल एक्शन। तो एक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भेजी गई थी वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर जो भी पोस्ट पोल वायलेंस हुए हैं उसको देखने के लिए। तो यहाँ पर रिपोर्ट आ गई एनएचआरसी की, और उन्होंने ये बोला है कि वेस्ट बंगाल में लॉ ऑफ रूलर है, ना कि रूल ऑफ लॉ है। और साथ ही उन्होंने बोला ममता बनर्जी की गवर्नमेंट ने कैसे सब्जेक्ट किया है बहुत सारे लोगों को टू मर्डर, रेप, डिस्प्लेसमेंट एंड इंटिमिडेशन। और साथ ही उन्होंने बोला है कि वहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि पूरा ब्रेकडाउन हो चुका है लॉ एंड ऑर्डर का। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है इस पेज पर, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे अभी दिल्ली के सीएम ने डिसाइड किया वो स्कूल्स नहीं खोलेंगे, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से प्राइवेट स्कूल्स में आ रहे हो। खोरी विलेज में डिमोलिशन हो गया है। यहाँ पर मास्टर प्लान, एक्सपर्ट सीक विमेन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, टाइम फॉर पब्लिक इनपुट्स। तो आपको पता होगा एक दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी अपना एक प्लान लेकर आई है, दिल्ली विजन प्लान, कि कैसे दिल्ली को चेंज करेंगे। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि एड्रेस करने की बात की गई है। सबसे पहले एवरी एरिया हैज़ डिफरेंट नीड्स, तो यहाँ पर पॉपुलेशन बेस्ड प्लान बनाया गया है। फॉर एग्जांपल इसमें ये बोला गया है कि हर 10,000 लोगों पर एक आंगनवाड़ी सेंटर बनाया जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है, आर दी सेंटर्स रिक्वायर्ड एज मच इन लुटियंस दिल्ली एज दे आर इन ईस्ट दिल्ली। तो जो एरिया बहुत अंडर डेवलप्ड है वहाँ पे इन सेंटर्स की ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू जो एरिया दिल्ली में डेवलप्ड है।
तो ये जो चीज़ें हैं, जो आप ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो, वो इस बेसिस पे प्रोवाइड करो कि एरिया की क्या रिक्वायरमेंट है, इस बेसिस पर आप प्रोवाइड करो कि पॉपुलेशन रेशियो क्या है। तो एवरी एरिया इज डिफरेंट नीड्स, विच इज़ वाई देयर शुड बी एरिया बेस्ड नॉर्म्स ऑन रिक्वायरमेंट्स इंस्टेड ऑफ पॉपुलेशन बेस्ड नॉर्म्स। और दूसरी बात यहाँ पर बोली गई कि जेंडर्ड पर्सपेक्टिव नहीं है, बहुत ही जेंडर ब्लाइंड प्लान है। जैसे कि इसमें नाइट इकॉनमी की बात की गई कि रात में सब कुछ खुला रहेगा, नाइट इकॉनमी होगी तो उससे और ज़्यादा इनकम आएगी। तो देयर शुड बी अ सेपरेट चैप्टर ऑन जेंडर इन द मास्टर प्लान, वेयर इन एक डेटा होना चाहिए, क्राइम रेट क्या होगा, नंबर ऑफ स्कूल्स फॉर गर्ल्स कितने खोले गए, सिंगल विमेन इन हाउसिंग के लिए क्या रिजर्वेशन है। इफ़ वी वांट टू हैव अ नाइट टाइम इकॉनमी वी हैव टू प्लान हाउ टू मेक इट जेंडर फ्रेंडली, तो उसे जेंडर फ्रेंडली बनाने की ज़रूरत है। और साथ ही इसमें ये बोला गया कि अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रमोट करेंगे। लगभग 34.5 लाख हाउसिंग डिमांड होगी इस मास्टर प्लान में। तो इसमें ये बोला गया है ये जो हाउसिंग डिमांड आपने 34.5 लाख है, ये 2011 के सेंसस से, लेकिन उसके बाद तो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, तो उस पॉपुलेशन ग्रोथ को तो आपने कंसिडर किया ही नहीं है। और साथ ही ये 34.5 लाख जो हाउसेज हैं वो कैसे बटेंगे, EWS, लो इनकम ग्रुप्स, मिडिल इनकम ग्रुप्स, ये वाली कैटेगरी भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी एड्रेस करने की बात की गई है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर न्यूज़ है रूल्स फॉर विंटेज व्हीकल्स रेडी, नो कमर्शियल यूज़, स्पेशल रजिस्ट्रेशन प्लेट। तो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी से अब अलग कर दिया गया है विंटेज व्हीकल्स, मेनली जो व्हीकल्स 50 साल से ज़्यादा पुरानी है, तो उनके लिए अब स्पेशल रजिस्ट्रेशन प्लेट लगेगी। और साथ ही उनके ओनर्स में उनको कमर्शियली यूज़ नहीं करते, इसलिए उनको इंसुलेट कर दिया गया है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी से। अभी तक कोई रूल्स नहीं रेगुलेट करने के लिए, जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, जो भी व्हीकल्स हेरिटेज वैल्यू की हैं उनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए कोई भी रूल्स नहीं है। तो अब उन रूल्स को भी और इंसर्ट किया जाएगा सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 में। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या बोला है। देयर मे बी इलेजिटिमेट पेरेंट्स बट नो इलेजिटिमेट किड्स। Relying on a 2019 Supreme Court order, the Karnataka High Court has ruled that children from marriages with no legitimacy under the Hindu personal law are eligible for jobs on compassionate grounds। तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था जिसमें ये बोला गया था जो भी बच्चे उन मैरिजेस से आएंगे जो कि अभी लेजिटिमेट नहीं है हिंदू पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग, लेकिन उनके बच्चे जॉब्स के लिए एलिजिबल रहेंगे ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स। अब यहाँ पर बोला गया है जो सेक्शन 16 है हिंदू मैरिज एक्ट का of 1955 and provision of the Special Marriage Act 1954 which confer legitimacy on children from illegitimate marriages। तो इन एक्ट के थ्रू जो इलेजिटिमेट मैरिज से भी चिल्ड्रन होते हैं उनको लेजिटिमेसी कन्फर की जाती है। अ डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट ऑल चिल्ड्रन इररिस्पेक्टिव ऑफ द पर्सनल लॉज गवर्निंग द मैरिज ऑफ द पेरेंट्स शुड बी एलिजिबल फॉर जॉब्स ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स। तो कोई भी बच्चा हो किसी भी मैरिज के थ्रू हो वो जॉब्स के लिए एलिजिबल होगा कंपैशनेट ग्राउंड्स पर। लेकिन KPTCL में एक यूथ था तो उसको जॉब के लिए मना कर दिया गया था। द जॉब वॉज डिनाइड ऑन द ग्राउंड्स दैट ही वॉज बॉर्न टू द सेकेंड वाइफ ऑफ द एम्प्लॉय। इस अकॉर्डिंग डिनाई कर दिया गया था क्योंकि वो सेकेंड वाइफ ऑफ द एम्प्लॉय से हुआ था और फर्स्ट मैरिज अभी भी एग्जिस्टेंस में थी, तो इस पे डिनाई कर दिया गया था। लेकिन इस पर कर्नाटका हाईकोर्ट ने ये बोला है कि इलेजिटिमेट किड वाली कोई बात ही नहीं है, तो सारे ही बच्चों को जॉब दी जाएगी ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स। तो द हाई कोर्ट वाइल ऑर्डरिंग KPTCL टू कंसिडर द यूथ जॉब एप्लीकेशन, KPTCL ने जो सर्कुलर निकाला था फिर सितंबर 2011 को, उसको क्वॉश कर दिया हाई कोर्ट ने, विच सेड दैट अ सेकंड वाइफ और हर चिल्ड्रन आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स। तो उन्होंने KPTCL ने अपने सर्कुलर में ये लिखा था कि सेकंड वाइफ से कोई बच्चा होता और अगर आपकी पहली मैरिज अभी भी है तो वो सेकंड मैरिज वाले बच्चे को कंपैशनेट ग्राउंड्स पर जॉब नहीं मिलेगी। तो a child has no role to play in his or her birth, hence law should recognize the fact that there may be illegitimate parents but no illegitimate children। तो यहाँ पर कर्नाटका हाई कोर्ट का ये कहना है कि एक बच्चे का कोई रोल नहीं होता उसके जन्म में, तो लॉ को ये रिकॉग्नाइज करनी चाहिए इस फैक्ट को। तो इलेजिटिमेट पेरेंट्स हो सकते हैं पर कोई इलेजिटिमेट चिल्ड्रन नहीं हो सकता। और साथ ही उन्होंने पार्लियामेंट को भी बोला है कि लॉज में यूनिफॉर्मिटी के लिए पार्लियामेंट को लॉ बनाना चाहिए जो भी लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन है उसको रिलेटेड। आगे चलते हैं यहाँ पर हम पास्ट एज प्रेजेंट। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने ये बोला था, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी तजाकिस्तान दुशानबे में, कि जो फ्यूचर है अफगानिस्तान का वो उसका पास्ट नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर इंडिया के कंसर्न दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि तालिबान फोर्सफुल टेक ओवर कर रहा है, नॉर्दर्न अफगानिस्तान का कर भी चुका है पूरा टेक ओवर,
तो हाउएवर इट इज़ मूट हाउ मच दीज कंसर्न्स आर शेयर्ड बाय द बिग पावर्स इन द रीजनल ग्रुपिंग। तो इंडिया तो बहुत कंसर्न है इस बात से, तो कि और भी रीजनल ग्रुपिंग के जो मेंबर्स है वो कंसर्न है, जैसे कि रशिया और चाइना, वो तो खुश दिख रहे हैं क्योंकि अमेरिका चले गए। तो आफ्टर ऑल रशिया एंड चाइना वर नॉट अनहैप्पी टू सी द अमेरिकन लीव, तो वो कोई नाखुश नहीं है कि अमेरिकन वहाँ से चले गए। बोथ अपीयर टू हैव फाउंड सब modus vivendi with the Taliban, which has assured these two powers as well as the smaller Central Asian republics that they have nothing to fear from it. Delegations of Taliban have been visiting these capitals over the last 2 years. अब जो तालिबान के डेलीगेशन है तो मॉस्को में भी उनकी बात चली रही है, बीजिंग में भी उनकी बात चली रही है। Welcomed by leaders who saw the writing on the wall. Pakistan, to which Taliban is tied by an umbilical cord. तो पाकिस्तान के साथ तालिबान का तो बहुत पुरानी रिश्ता है, तो which knows better than most of the violent potential of the Taliban and the dangers of a spillover on its territory. यहाँ पर फिर सबसे बड़ा इशू इंडिया के साथ आता है, क्योंकि चाइना और रशिया के साथ तो बात चल रही है तालिबान की, और साथ ही पाकिस्तान के साथ तो तालिबान बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। तो इट नाउ सीम्स दैट इंडियाज टेंटेटिव एंड बिलेटेड अटेम्प्ट टू रीच आउट टू द तालिबान हैव नॉट यील्डेड द डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो इंडिया तालिबान से बात ही नहीं करता था, क्योंकि इंडिया का ये स्टैंड था कि हम लेजिटिमेट गवर्नमेंट से बात करेंगे, हम तालिबान से बात नहीं करेंगे। Delhi's decision to pull out Indian nationals from its diplomatic outpost in Kandahar indicated it had failed to get from the Taliban either directly or through interlocutors even the minimum assurance of safety for its personnel. तो अभी दिल्ली को कांदाहार से अपने काउंसलेट से लोग वापस बुलाने पड़े, तो उससे ये पता चलता है कि दिल्ली मतलब तालिबान से इतना भी इंश्योर नहीं करवा पाया कि जो वहाँ पर उनके पर्सनल हैं उनकी सेफ्टी रहे। It is debatable if India should be making the effort to make contact at all with such a group, or alternatively, if it should have done so earlier at the time when the Trump administration launched serious efforts at negotiation. तो ये debatable है कि इंडिया को तालिबान जैसे ग्रुप से बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। But then India appeared to believe that Americans would never leave. अब इंडिया को लगा था अमेरिकन कभी जाएंगे नहीं, and was also misled by the Blinken plan. तो एक ब्लिंकन प्लान भी आया था जिसमें ये था कि रीजनल कंसेंसस लाएंगे अफगानिस्तान में, यूनाइटेड नेशंस के छत्र छाया में वहाँ पर एक रीजनल कंसेंसस लाने की बात हुई थी। तो इंडिया उस बात से मिसलेड था कि वहाँ पे कभी ना कभी कंसेंसस आ ही जाएगी, लेकिन अब सिर्फ एकेडमिक रह गया है, वहाँ से अमेरिकन ट्रूप्स जा चुके हैं। तो एज द रशियन डिप्टी इनवॉय टू दिल्ली हैज़ बीन कोटेड एज सेइंग, जो तालिबान है वो करंट रियलिटी है अफगानिस्तान को, तो मच होप इज बीइंग सेट ऑन द दोहा टॉक्स। तो अभी कतर में टॉक्स चल रही हैं तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स में, बट इवन ऑन द आउटसाइड चांस दैट दीज इंट्रा अफगान टॉक्स माइट लेड टू पॉलिटिकल रिजोल्यूशन। तो बहुत कम ही चांस है कि इन इंट्रा अफगान टॉक्स से कोई एक पॉलिटिकल रिजोल्यूशन निकलेगा। द तालिबान विद द मिलिट्री एसेंडेंसी आर लाइकली टू कॉल द शॉट्स इन अ फ्यूचर डिस्पेंसेशन। फॉर नाउ अभी क्या कर सकता है इंडिया, तो अभी इंडिया सिर्फ वेट कर सकता है, और तालिबान हो सकता है परसुएड हो जाए, जैसे कि रावलपिंडी में जो उनके बैकर्स हैं उनके द्वारा, और जो भी अफगानिस्तान में इंडिया ने अपने इतने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो उनको टारगेट ना करे। तो ये सारी चीज़ें, ये द पोस्ट पैंडेमिक डॉक्टर, ये आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस कॉलम में कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। जैसे 2010 में एन इंडिपेंडेंट ग्लोबल पैनल द कमीशन ऑन हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन इन द 21st सेंचुरी, उसने ये एडवोकेट किया कि मल्टी डिसिप्लिनरी सोशली रिस्पॉन्सिव मॉडल होना चाहिए एजुकेशन का, लेकिन उसके बाद भी मेडिकल एजुकेशन को उतना होलिस्टिक नहीं बनाया गया। अब मेडिकल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जैसे कि पैंडेमिक ने इस बात को री एम्फेसाइज किया कि कैसे हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज्ड होता जा रहा है, तो उस कमर्शलाइजेशन को कम करने की ज़रूरत है। दूसरा, बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंस आते हैं, नए नए जर्नल्स आते हैं कि ये नई चीज़ इन्वेंट हो गई, अब इसको यूज़ किया जाए पेशेंट्स पर। तो दिस रिक्वायर्स अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि डॉक्टर्स उन रिसर्च मेथोडोलॉजी को यूज़ करने से पहले उन्हें पता हो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी सही है नहीं है सही है, क्योंकि कुछ पीयर रिव्यूड जर्नल्स भी होता है, उसमें भी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरोक्विन बहुत ज़्यादा यूज़ कर दी गई थी कोविड पेशेंट्स पर, लेकिन उसके बाद जब क्लिनिकल ट्रायल हुए तो पता चला हाइड्रोक्लोरोक्विन तो ज़्यादा इफेक्टिव है ही नहीं। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, इसलिए दिस इज़ मच नीडेड व्हेन न्यू क्लेम्स इनंडेट मेडिकल जर्नल्स एंड सोशल मीडिया। तो रोज़ नए नए क्लेम्स आते हैं, तो आज के जो डॉक्टर्स हैं वो रिसर्च मेथोडोलॉजी में परिपक्व होने चाहिए, उन्हें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। Medical education must teach the essential principles of epidemiology and statistics that underline good research designing and interpretation। तो उन्हें ये पता होनी चाहिए कि ये जो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है इसकी कितनी इंटरनल वैलिडिटी है, कितनी एक्सटर्नल वैलिडिटी है। अगर ऐसे इंसाइट्स नहीं होंगे तो डॉक्टर्स बहुत सारे इनएप्रोप्रिएट टेस्ट लिख देते हैं, बहुत सारी मेडिसिन देते रहते हैं, तो उन्हें लगता है वो अपने पेशेंट्स के लिए अच्छा कर रहे हैं, पर वो एक्चुअली अपने पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जो पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं इसमें भी जो कुछ चीज़ें लिखी होती हैं वो एक्चुअली इफेक्टिव होती ही नहीं है। An important caveat to teach is that a plausible biological mechanism does not by itself assure therapeutic benefit।
ठीक है, तो ये वाली बात है। और हाइड्रोक्लोरोक्वीन वाली मैंने आपको बात बता दी। साथ ही इस पैंडेमिक से एक बहुत अच्छी बात आ गई कि टेलीमेडिसिन को एक इम्पॉर्टेंस की तरह इमर्ज हुआ है कि टेलीमेडिसिन बहुत ज़्यादा, जैसे लोगों में रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी थी, लोग मूव नहीं कर सकते थे, तो डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन वाली चीज़ ये अच्छी हुई है, तो इसको और पुश करने की ज़रूरत है। और साथ ही जो अब मेडिकल एजुकेशन में जो नए बच्चे आ रहे हैं, तो उनको ऐसी स्किल्स इम्पार्ट करने की ज़रूरत है कि वो दूर से भी कंसल्टेशंस को इफेक्टिव और सेफ बना सकें। तो सेवरल कंट्रीज हैव बीन यूजिंग सिमुलेटेड पेशेंट्स इन रीसेंट डेकेड्स टू ट्रेन एंड टेस्ट मेडिकल स्टूडेंट्स इन बोथ क्लिनिकल एंड सोशल स्किल्स। तो अब टेली कम्युनिकेशन के बाद जो डॉक्टर्स हैं उनको सोशल स्किल्स में भी ट्रेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर पेशेंट्स आपसे बहुत माइल दूर बैठा है तो उससे आपको कनेक्टेड फील होना चाहिए, इसलिए सोशल स्किल्स होनी चाहिए डॉक्टर्स के पास। साथ ही द नीड फॉर इम्पार्टिंग स्किल्स ऑफ इफेक्टिव पब्लिक कम्युनिकेशन, तो उनको एक इफेक्टिव पब्लिक कम्युनिकेशन की स्किल्स देनी चाहिए। साथ ही वो एम्पैथेटिक कन्वर्सेशन कर पाएँ अपने पेशेंट्स के साथ। इंक्रीजिंगली डॉक्टर्स आर बीइंग कॉल्ड अपॉन टू क्लैरिफाई मेडिकल कंसेप्ट्स एंड रिसर्च फाइंडिंग्स टू द मीडिया एंड ले पब्लिक। प्रेसाइज, एक्यूरेट, jargon फ्री, कॉन्फिडेंट एंड क्लियर कम्युनिकेशन इज नीडेड इन सच इंट्रैक्शंस। तो कम्युनिकेशन की ज़रूरत है कि वो अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें। तो पोस्ट पैंडमिक के बाद हमें किस तरीके के डॉक्टर की ज़रूरत है, जो अच्छे से टेली कम्युनिकेशन कर सकें, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, साथ ही रिसर्च मेथोडोलॉजी को चेक कर सकें कि इस रिसर्च मेथोडोलॉजी का कहीं यूज़फुल है या नहीं है, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं वो यूज़फुल थी ही नहीं। अब हम आगे चलते हैं। द डबल इंजन इफेक्ट, तो ऑथर ने इसमें बेसिकली बहुत हेट्रेड के इंस्टेंसेस बताए हैं कि पिछले साल कितने ज़्यादा हेट्रेड फैलाई गई, तो दिल्ली राइट से लेकर कहीं भी ले लो। तो ऑथर ने बोला है कि यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन देख लेते हैं। तो कम्युनल पॉलिटिक्स इज ऑल्सो एडेड बाय द एक्सट्रीमली वीक, वेग एंड इनएडिक्वेट लीगल फ्रेमवर्क्स ऑन द हेट स्पीच। तो हेट स्पीच के लिए हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क्स ठीक ठाक हैं ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया था प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, लॉ कमीशन में 57 पेज रिपोर्ट में ये बोला था, रिकमेंडेशन दी थी कि कंक्रीट रिकमेंडेशन होनी चाहिए, कंक्रीट लॉज होने चाहिए हेट स्पीच को डील करने के लिए, जो कि प्रोहिबिट कर सकें कोई भी ऐसे हेटरेड को, कॉजिंग फियर, अलार्म और प्रोवोकेशन ऑफ वायलेंस इन सर्टेन केसेस, जिसकी वजह से कभी कभी क्या हो जाता है, वायलेंस भी हो जाता है, जैसे कि दिल्ली राइट्स हो गए थे। बट दिस रिपोर्ट हैज़ बीन इग्नोर्ड, लेकिन उसके बाद भी इस रिपोर्ट को इग्नोर कर दिया गया। तो ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा विगरस इंटरवेंशन हो ऐसी हेट स्पीच को रोकने के लिए। अब हम थर्ड एडिटोरियल डिस्कस करेंगे ऑन कास्ट, द रोड नॉट टेकन। तो यहाँ पे ऑथर ने दो इश्यूज़ की बात की है। पहला जो मराठा के रिजर्वेशन को लेके इशू है, और दूसरा जो ओबीसी रिजर्वेशन देना लोकल बॉडीज़ में। तो इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि 50% एक कैप होगी रिजर्वेशन में, 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। मराठास को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा था वो 50% कैप को ब्रीच कर रहा था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर कर दिया। और साथ ही अब स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी सोशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लास को आइडेंटिफाई कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। मंडल कमीशन आपको पता है ओबीसी रिजर्वेशन से रिलेटेड बनाई गई थी मंडल कमीशन। That consensus had 3 dimensions, accepting that caste is the main cause of traditional born backwardness among a large section of society। तो जो कास्ट होती है, अगर आप सोशली बैकवर्ड हैं तो उसका मेन कॉज यही होगा कि ट्रेडिशनली बॉर्न बैकवर्ड कास्ट में अगर पैदा माने जाते हैं तो उनको फिर रिजर्वेशन दिया जाता है। रिजॉर्टिंग टू रिजर्वेशन एज द ईजिएस्ट पॉलिसी, और रिजर्वेशन अब एक ईजिएस्ट पॉलिसी मानी जाने लगी है कि कोई भी सोशली बैकवर्ड कास्ट है तो उसको रिजर्वेशन दे दो। एंड थर्ड, रिकॉग्नाइजिंग एंड अकोमोडेटिंग द पॉलिटिकल एस्पायरेशन ऑफ द बैकवर्ड सेक्शन। अब बैकवर्ड सेक्शन को भी अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो उसके कारण उनको उसमें भी रिजर्वेशन चाहिए। टुडे दैट क्वेश्चन इज रीसर्फेस्ड इन अ डिस्टॉर्टेड बट पॉलिटिकली अट्रैक्टिव मैनर। अब डोमिनेंट कास्ट भी रिजर्वेशन मांग रहे हैं, जैसे कि मराठास, जाट्स, पाटीदार्स, ये एक्चुअली डोमिनेंट हैं, डोमिनेंट ग्रुप्स हैं, उसके बाद भी इनको रिजर्वेशन की ज़रूरत है। तो ये बोल रहे हैं कि कंटेम्प्रेरी इकोनॉमी में ये पीछे छूट गए, इसलिए इनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन एम्स एट सोशल बैकवर्डनेस, जो कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन है वो बात करते हैं कि सोशल बैकवर्डनेस के इशू पे आपको रिजर्वेशन मिल सकता है, लेकिन जो ये सारी कम्युनिटीज़ हैं वो ये बोल रही हैं कि वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रहेंगे, इसलिए उनको रिजर्वेशन दिया जाए। That the enabling provision of the Constitution aims at social backwardness, and that the causes of the economic distress originating in development policies are distinct from backwardness primarily originating in caste location। तो ये दोनों backwardness अलग है। अगर आप economically backward हो as compared to आप social backward हो, तो ये दोनों backwardness अलग है। First, it is represented by demands for reservation made by relatively better off and political powerful classes। तो अभी हम देख रहे हैं कैसे political powerful castes द्वारा reservation की मांग की जा रही है। 2. It represents the deep chasm that exists within backward section, rendering politics of backwardness nearly impossible. 3. It sits at the cusp of sharpening caste identity। अब सारे कास्ट अपना रिजर्वेशन मांगेंगे तो जो इंक्लूसिवनेस है वो तो आ ही नहीं पाएगी और ज़्यादा बाउंड्रीज क्रिएट हो जाएंगी।
तो इससे क्या हो रहा है, जो सोशल जस्टिस एजेंडा है वो बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है एंड टेंड्स टू कंसोलिडेट कास्ट बाउंड्रीज। तो कास्ट बाउंड्रीज अब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएंगी। In a sense, both in terms of politics and policy, the energy generated by Mandal is now exhausted. This has happened both through the misuse and overuse of the weapon of reservation. तो reservation को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, पॉलिटिकल क्लास द्वारा भी यूज़ किया गया है। अब ऑथर ने बोले 5 इश्यूज हैं जिससे डील करने की जरूरत है। पहला, इंट्रा ओबीसी डिफरेंशिएशन। अब इंट्रा ओबीसी डिफरेंशिएशन मतलब ओबीसी में भी कुछ लोग होंगे जो वेल ऑफ होंगे और कुछ कम्युनिटी होंगी जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड होंगी, तो उन कम्युनिटी को पहले रिजर्वेशन की देने की ज़रूरत है। दूसरा, इंट्रा कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन बढ़ रहा है, ये वाली बात है। द थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट द स्पेसिफिक एडवांटेजेस एंड लॉजिक ऑफ रिजर्वेशन इन द 3 डिफरेंट अरीनाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। और साथ ही ये सोचने की जरूरत है क्या एडवांटेज है और क्या लॉजिक होना चाहिए अगर आप एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन दे रहे हो, एजुकेशन में या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में। दिस देन लीड्स टू द फोर्थ एंड रिलेटेड इशू विच नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट। ये है कि सोशल जस्टिस, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट है, सोशली बैकवर्ड कास्ट है, उनके लिए सरकार और क्या कर रही है रिजर्वेशन देने के अलावा। तो सोशल जस्टिस मेजर्स को ऑगमेंट करने की जरूरत है। फाइनली द मोस्ट चैलेंजिंग इशू इज सेटिंग बाउंड्रीज। तो आप बाउंड्रीज कैसे सेट करोगी, कौन सी मोस्ट प्रिविलेज कम्युनिटी है, कौन सी मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी है। ये इंडिया कंट्री में पॉवर्टी एंड सफरिंग इज द नॉर्म। पॉवर्टी और सफरिंग तो सारी कम्युनिटीज में कहीं ना कहीं है। एंड वेल बीइंग ओनली अ डिस्टेंट ड्रीम, और वेल बीइंग आएगा ये अभी बहुत दूर का ही सपना है। तो हाउ डू वी डिस्टिंग्विश बिटवीन बैकवर्डनेस प्राइमरीली कॉज्ड बाय द ग्रुप सोशल लोकेशन इन ट्रेडिशनल सोशल ऑर्डर एंड बैकवर्डनेस रिजल्टिंग फ्रॉम डिस्टॉर्शन ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो बहुत ही ज्यादा टफ टास्क होने वाला है। तो हमें रिजर्वेशन इज बाउंड टू बिकम द प्लेइंग ऑफ द पॉलिटिकल क्लाउड। तो जो डिफरेंट कम्युनिटीज का पॉलिटिकल क्लाउड होता है वो बेसिकली रिजर्वेशन को यूज कर रहा है अपने फायदे के लिए। अब हम आगे चलते हैं। ये आर्टिकल इस बात पे है, ये हिमंता बिस्वा शर्मा ने लिखा है, ये असम के चीफ मिनिस्टर है। ये बता रहे हैं जो फिस्कल स्टिमुलस पैकेज अभी दिया गया एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा और जो यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता था उसमें क्या डिफरेंस है। द मोदी मॉडल ऑफ इकोनॉमिक स्टिमुलस हैज 2 बिग कंपोनेंट्स। पहला तो 80 करोड़ लोगों को फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और दूसरा जो क्रेडिट लाइन है, लोन्स दिए जा रहे हैं लोगों को। द कोर फिलोसफी ऑफ द मोदी मॉडल इज अचीविंग आत्मनिर्भरता। तो ये जो लोन देने वाली बात है, तो इसको ऑथर ने बोला है कि आत्मनिर्भरता को प्रतीक है। वेयर इन द गवर्नमेंट क्रिएट्स जेन्यून इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो लोग लोन लेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट होगी और साथ ही जॉब्स क्रिएट होंगी और हम इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आएंगे। लेकिन अगर यूपीए का हम स्टिमुलस पैकेज देखें 2008 और 2013 के बीच में जो भी उन्होंने दिया, वो गवर्नमेंट सिर्फ पैसे खर्च करती रहती थी और इकोनॉमी में कुछ क्रिएट नहीं होता था। तो वर लार्जली बेस्ड ऑन रेकलेसली एक्सपेंडिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बाय रिड्यूसिंग इट्स इनकम एंड इंक्रीजिंग इट्स बोरोइंग। तो बेसिकली गवर्नमेंट अपनी बोरोइंग बढ़ाती जाती थी और लोगों पे ऐसे खर्चा करती जाती थी, लोगों को फ्री बीज बांट रही थी। द कांग्रेस स्टिमुलस डॉक्ट्रिन वाज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ अधीनता। तो जो कांग्रेस थी उन्हें लोगों को डिपेंडेंट बना दिया। wherein the government creates the illusion of economic activity by borrowing for others। और गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ एक उसका इल्यूजन क्रिएट कर रही थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, बेसिकली वो पैसे लेती थी गवर्नमेंट और लोगों में फ्री बीज में बांट देती थी। As conceded by both Chidambaram and Raghuram Rajan, such policy ended up in increasing inflation। तो ऐसे फ्रीबीज बांटने से क्या होता है, इन्फ्लेशन मार्केट में बढ़ जाता है। As an economic stimulus, as the name suggests, should stimulate the real economy। तो ऑथर ने बोला इकोनॉमिक स्टिमुलस का मतलब ही ये होता है कि रियल इकोनॉमी स्टिमुलेट, और रियल इकोनॉमी तभी स्टिमुलेट होगी जब लोगों को क्रेडिट दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा, जो कि बेसिकली मोदी गवर्नमेंट कर रही है। The cycle of growth and prosperity can only kick start if small businesses can access fund to purchase raw material and pay salaries। तो अभी जैसे गवर्नमेंट ने क्रेडिट बोला है कि क्रेडिट ग्रोथ होगी, अब जो स्मॉल बिजनेसेस है वो आसानी से लोन ले सकते हैं, रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं, सैलरीज पे कर सकते हैं, तो अपने आप ही इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लेकर आए, जिसके कारण इकोनॉमिक पैरालिसिस को प्रिवेंट किया गया और स्मॉल बिजनेसेस वापस से ग्रो कर रहे हैं क्योंकि उनको क्रेडिट मिल रहा है। मोर देन 1.1 करोड़ स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैव अवेल्ड ऑफ दिस स्कीम। बहुत सारे लोगों ने इस स्कीम का फायदा भी उठाया और अब हम कोविड इंड्यूस्ड इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर भी आ रहे हैं। एक्सटेंडिंग क्रेडिट लाइन्स एंड लोन गारंटी इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ चैनलाइजिंग फंड्स टू बिजनेस। तो ऑथर का ये बोलना है जो एनडीए गवर्नमेंट यूज कर रही है, क्रेडिट लाइन्स लोगों को दे रही है, साथ ही लोन गारंटीज दे रही है, यही सबसे इफेक्टिव वे है इकोनॉमिक क्राइसिस से खुद को बाहर निकालने का और फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम के थ्रू लोगों को फंड्स प्रोवाइड करने का। जैसे कि यूपीए एक डोल देती थी, तो फ्री भी कल्चर था, वो नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें करप्शन का चार्जेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लीकेजेस का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप क्रेडिट दोगे तो उसमें लीकेज का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा कम होता है।
Another key difference between the Modi model and the UPA model is that the former has adopted the approach of targeted subsidy and support. अब इन्होंने ये बोला है कि मोदी गवर्नमेंट ने किस अप्रोच को फॉलो किया कि कैसे टारगेटेड सब्सिडी दी जाए और सपोर्ट दी जाए स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस को, लेकिन जो कांग्रेस थी वो बेसिकली बिग बिजनेसेस के लोन को रीस्ट्रक्चर कर देती थी और इकोनॉमी उसके कारण फ्रैक्चर हो जाती थी. सेकेंड, इट डिड नॉट पर्कुलेट डाउन टू स्मॉल बिजनेसेस एंड ऑर्डिनरी पीपल. अब जैसे बिग बिजनेस के लोन को तो स्ट्रक्चर डाउन कर दिया, लेकिन उसके बाद भी इसका फायदा बिजनेस और ऑर्डिनरी पीपल के पास नहीं आ रहा था. जो कांग्रेस मॉडल था वो डिजाइन था कि बिग कॉर्पोरेट्स को बेनिफिट करने के लिए, एंड पुश्ड इंडिया इनटू एन एक्यूट बैंकिंग क्राइसिस, जिसके कारण हमें बैंक फ्रॉड्स और बहुत ज्यादा हाई एनपीएस देखने को मिले. तो ये जो एलिगेशन लगाया जा रहा है मोदी मॉडल पे कि ये सप्लाई साइड इश्यूज एंड नॉट इनकम साइड इश्यूज इज रॉन्ग, कि ये सिर्फ सप्लाई साइड इश्यूज को एड्रेस करें, इनकम साइड इश्यूज को एड्रेस नहीं करें, तो ये गलत है. लोगों के पास इनकम आ रही है क्योंकि उनको क्रेडिट दिया जा रहा है. तो टारगेटेड सप्लाई ऑफ क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेसेस की वजह से लोगों के पास इनकम आ रही है. द एबिलिटी ऑफ द पैकेज टू मेक अ रियल चेंज इन द इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन इट्स स्ट्रक्चर, नॉट इट्स साइज. Instead, the fiscal deficit, which was 2.5% in 2008, crossed 6% in 1 year. तो ऑथर ने ये बोला जैसे 2008 में स्टिमुलस पैकेज दिया गया तो उसके कारण गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. तो ऑथर ने बोला है कि वेस्टर्न थ्योरी से ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है कि हम इंडियन थ्योरी से सीखें. जैसे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उन्होंने बोला था वेयर ऑर्नामेंट्स एज पर योर फाइनेंशियल कैपेसिटी, कि आप उतनी ही गहने पहनो जितनी आपकी कैपेसिटी हो. तो कौटिल्य एक्टिवली advocated a preference to lend for productive activities rather than consumption related activities. तो ऑथर ने ये बोला कि कौटिल्य ने क्या चीज़ एडवोकेट की थी कि प्रोडक्टिव एक्टिविटीज करो, ना कि सिर्फ कंजम्पशन बढ़ाते जाओ. Therefore the eminent thinkers in the Congress must realize that handing out freebies will not boost consumption. तो ऑथर का ये कहना है कि फ्रीबीज आप देते रहोगे तो उससे कंजम्पशन नहीं एनहेंस होगा. तो जरूरत है कि लोगों को क्रेडिट दिया जाए ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी हो और कंजम्पशन एनहेंस हो. हम आगे चलते हैं. चाइना शुड प्रोवाइड रॉ डेटा ऑन पैंडेमिक्स ओरिजिन, WHO चीफ. तो WHO ने अब ये बोले, WHO के चीफ ने, कि चाइना जो है वो डेटा प्रोवाइड करे. तो हेड ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक्नॉलेज्ड कि बहुत ही प्री मैच्योर था. पहले तो WHO ने रूल आउट कर दिया था कि कोई भी लिंक नहीं हो सकता कोविड-19 पैंडेमिक और लेबोरेटरी से वायरस लीक हुआ है. लेकिन अब उन्होंने ये बोला कि बहुत जल्दी हमने इस बात को डिस्कार्ड कर दिया था, लेकिन लिंक हो सकता है. तो उन्होंने चाइना को बोला आप डेटा प्रोवाइड करो, जितने ट्रांसपेरेंट हो सकते हो उतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो. फर्स्ट ह्यूमन केस जो आइडेंटिफाई हुआ था वो वुहान में हुआ था, इसलिए इस थ्योरी को और ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग करता है. हम आगे चलते हैं. अब इंडियाज़ अफगान इन्वेस्टमेंट. तो इंडिया ने अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लेकिन वो सारे इन्वेस्टमेंट का फेथ अभी कुछ पता नहीं क्या हो सकता है क्योंकि तालिबान ने बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी बढ़ा दी है. तो तालिबान अपने मिलिट्री ऑफेंसिव के साथ आगे बढ़ रहा है. यूएस और नेटो फोर्स विड्रॉ कर चुके हैं. इंडिया का कोई रोल वहाँ पर दिख नहीं रहा है, ना ही अब तो डिप्लोमेटिक प्रेजेंस भी नहीं है क्योंकि इंडिया को अपने काउंसलेट्स के लोगों को बाहर निकालना पड़ रहा है. तो दैट वुड बी रिवर्सल ऑफ नियरली 20 years ऑफ रीबिल्डिंग अ रिलेशनशिप दैट गोज बैक सेंचुरीज. तो हमने लगभग 20 साल लगाए ये रिलेशनशिप बिल्ड करने में, जो कि अभी कुछ पता नहीं है ये रिलेशनशिप आगे कैसी होने वाली है. अफगानिस्तान इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये ऐसा ही एक ही सार्क नेशन है जहाँ पर लोगों में बहुत ज़्यादा इफेक्शन है. पीपल टू पीपल टाइज बहुत अच्छी है इंडिया और अफगानिस्तान में. आफ्टर अ ब्रेक बिटवीन 1996 एंड 2001, जब इंडिया ने भी वर्ल्ड को ज्वाइन किया था क्योंकि तालिबान रिजीम आ गई थी, तो इसलिए अफगानिस्तान को शन कर दिया था. तो सिर्फ 3 कंट्रीज थे जिन्होंने टाइज रखी थी तालिबान रिजीम के साथ, वो थे पाकिस्तान, UAE और सऊदी अरेबिया. यूएस प्रेजेंस जब थी तब तो इंडिया ने वहाँ पर अच्छा डेवलपमेंट कर लिया, लेकिन अब यूएस के जाने के बाद कुछ नहीं पता है कि वहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट्स के साथ क्या होने वाला है. इंडिया ने वहाँ पर बहुत सारे रोड्स बनाए, डैम्स बनाए, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन्स बनाई, सब स्टेशन बनाए, स्कूल्स बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए. और अगर हमारे एस्टिमेशन देखो कि हमने कितना असिस्टेंस दिया है वहाँ पर, तो $3 बिलियन का असिस्टेंस दिया है. और एक्चुअली जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो डिलीवर हुए हैं अफगानिस्तान में. 2011 इंडिया अफगानिस्तान ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिकमिट किया था इंडियन असिस्टेंस को कि हम अफगानिस्तान में और इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन बनाएंगे. और बायलैटरल ट्रेड भी अब इंडिया और अफगानिस्तान की $1 बिलियन हो गई है. इंडिया ड्यूटी फ्री एक्सेस देता है इंडियन मार्केट्स में अफगानिस्तान के गुड्स को. अब कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाए, तो हमने एक सलमा डैम बना रखा है वहाँ पे 42 मेगावाट सलमा डैम इन हेरात प्रोविंस. तो हाइड्रो पावर एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए हमने ये बनाया था. इसको अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम भी बोला जाता है. तो सलमा डैम बना रखा है. दूसरी चीज़ जरान्स डेलाराम हाईवे बना रखा है. तो ये अदर हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट है जरान्स डेलाराम हाईवे. और ये अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है ईरान में, तो वहाँ पर आसपास लोकेटेड है. और ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब में अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है. एज इट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव रूट इनटू लैंडलॉक्ड अफगानिस्तान थ्रू ईरान्स चहाबार पोर्ट. अब इस हाईवे की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि अफगानिस्तान के थ्रू रूट जब पाकिस्तान हमें यूज़ नहीं करने देता तो उसका लैंड अफगानिस्तान में जाने के लिए, तो हम इस हाईवे का ही यूज़ करते थे.
थ्रू ईरान चाहबार पोर्ट, तो ईरान के चाहबार पोर्ट के थ्रू आके हम अफगानिस्तान में ये हाईवे यूज़ करते थे। तो विद पाकिस्तान डिनाइंग इंडिया ओवरलैंड एक्सेस फॉर ट्रेड विद अफगानिस्तान, द हाईवे इज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस टू न्यू दिल्ली एज इट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव रूट इनटू लैंडलॉक्ड अफगानिस्तान। तीसरा, जो अफगानिस्तान की पार्लियामेंट है वो भी इंडिया ने ही बनाई है $90 मिलियन पे, तो 2015 में से इनॉग्रेट किया गया था। स्टॉर प्लेस, तो ये भी अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड द रीस्टोर्ड स्टॉर प्लेस इन काबुल। लेट 19th सेंचुरी में ओरिजिनली बिल्ड की गई थी, लेकिन उसके बाद ये ख़राब हो गई थी, वापस इसे बिल्ड किया गया। साथ ही हमने वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए। ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंडिया ने लगभग 400 बसें गिफ्ट की हैं, 200 मिनी बसेस गिफ्ट की हैं, 105 यूटिलिटी व्हीकल्स दिए म्यूनिसपैलिटीज़ को। साथ ही एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट भी दिए हैं, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमारे वहाँ पर हैं। इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड डेस्क एंड बेंचेस फॉर स्कूल, साथ ही सोलर पैनल्स दिए हैं, रिमोट विलेजेस को सुलभ टॉयलेट बनाई गई हैं। न्यू दिल्ली इज ऑल्सो प्लेड अ रोल इन बिल्डिंग कैपेसिटी, साथ ही वहाँ के बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की गई है। अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में हम एक शहतूत डैम बना रहे हैं काबुल डिस्ट्रिक्ट में, जो कि वहाँ पे 2 मिलियन रेसिडेंट्स को सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेगा। इंडिया ने प्लेज किया है कि $1 मिलियन देंगे, और भी आगा खान हेरिटेज प्रोजेक्ट जैसे कि बाला हिसार फोर्ट है जो है काबुल का, उसे वापस से रीस्टोर किया जाएगा। ये जो बाला हिसार फोर्ट है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। ये मुगल फोर्ट था और ये जहांगीर ने रीबिल्ड किया था, और उसके बाद शाहजहाँ इसको रेसिडेंस की तरह यूज़ करते थे। Despite the denial of an overland route by Pakistan, India-Afghanistan trade has grown with the establishment in 2017 of an air freight corridor। तो वहाँ पर हमने एक एयर फ्रेट कॉरिडोर भी बनाया है। अफगान एक्सपोर्ट्स, जो अफगान है वो बेसिकली इंडिया को मेनली फ्रेश और ड्राइड फ्रूट एक्सपोर्ट करता है। सम ऑफ दिस कम्स ओवरलैंड थ्रू द वाघा बॉर्डर। अब ये वाघा बॉर्डर के थ्रू आते हैं। पाकिस्तान ने परमिट कर दिया था अफगान ट्रेड विद इंडिया थ्रू इट्स टेरिटरी। इंडिया जो बेसिकली एक्सपोर्ट करता है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इंडियन कंपनीज के द्वारा जो होते हैं उसके थ्रू एक्सपोर्ट करता है। अभी 2 एयर कॉरिडोर भी हैं वहाँ पर, काबुल दिल्ली और हेरात दिल्ली, जो कि ऑपरेशन में भी आ गए हैं। साथ ही चाहबार के थ्रू भी हम अफगानिस्तान में एंटर कर सकते हैं। तो ट्रेड थ्रू चाहबार स्टार्टेड इन 2017। तो ये सारी चीज़ें अफगानिस्तान में अब हमारे इन्वेस्टमेंट बहुत खतरे में है, क्योंकि अब वहाँ पर तालिबान की इंसर्जेंसी आ गई है। हम आगे चलते हैं। टू प्राइवेटाइज अ जनरल इंश्योरेंस, सेंटर सेट टू अमेंड 1972 लॉ। तो अब स्टेट ओन जनरल इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज करने की बात की गई है, तो उसके लिए एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972। इस बिल के थ्रू नेशनलाइज किया गया था। अब इस बिल में अमेंडमेंट किया जाएगा ताकि इसको प्राइवेटाइज किया जा सके। तो द प्राइवेटाइजेशन ऑफ अ जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड 2 स्टेट ओन बैंक वॉज वन ऑफ द की रिफॉर्म प्रोपोजल इन द बजट। तो बजट में भी बोला गया था कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज किया जाएगा, और साथ ही 2 स्टेट ओन बैंक्स को भी प्राइवेटाइज किया जाएगा। द इंश्योरेंस एक्ट मस्ट बी अमेंडेड बिफोर अ स्टेट ओन्ड इंश्योरर कैन बी प्राइवेटाइज। तो स्टेट ओन्ड इंश्योरर को प्राइवेटाइज करने से पहले ज़रूरत है इसको अमेंड करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने प्रायोरिटाइज कर रखा है कि प्राइवेटाइजेशन प्लान्स उनके क्लियर हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्राइवेटाइज करनी है। द प्रोपोज्ड अमेंडमेंट्स विल इनेबल प्राइवेटाइजेशन ऑफ ए PSU इंश्योरर। साथ ही सेंटर की जो स्टेटेड पॉलिसी है कि वो बिजनेस में अपना प्रेजेंस बहुत कम कर देंगे, चीज़ों को वो प्राइवेटाइज करेंगे। सेंटर ने डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट रखा है 2021-22 का 1.75 लाख करोड़, जो 2020-21 का था वो 2.1 लाख करोड़ था, तो इस बार कम रखा गया है। अदर देन IDBI बैंक, वी प्रपोज टू टेक अप द प्राइवेटाइजेशन सेक्टर ऑफ 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स। इसके अलावा 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भी प्राइवेटाइज किया जाएगा, और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी भी प्राइवेटाइज की जाएगी। और इसके बाद जो 1972 एक्ट था जिसके कारण जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को नेशनलाइज किया गया था, तो अब उसमें अमेंडमेंट किए जाएंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री नीति आयोग के साथ मिलकर कंसल्टेशन के साथ चूज करेगी कि किस किस चीज़ों का इन्वेस्टमेंट वो डिसइन्वेस्टमेंट करना है। तो द फाइनेंस मिनिस्ट्री विल चूज द कंपनी इन कंसल्टेशन विद नीति आयोग एंड अ कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन डिसइन्वेस्टमेंट। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आएगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।